आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको पाकिस्तान की असली रियलिटी बताऊंगा और बताऊंगा कि वहां पे ग्राउंड रियलिटी किस तरीके से आतंकवादी वहां पे बनते हैं। अजमल कसाब की पूरी कहानी बताऊंगा मैं। मेरी वाइफ एक किताब पढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे बताया एक चैप्टर। तो बेसिकली पाकिस्तान के हालत कितने खराब है, और मुझे लगता है पीएम मोदी को बोलना चाहिए। उनको तो बोलना चाहिए कि यार तुम लोग विद्रोह कर दो, क्योंकि अगर किसकी सबसे ज्यादा अगर किसी को फांसी पे लटकाना चाहिए ना तो यासिम मुनीर। इसने फिर टू नेशन थ्योरी बोली है, फिर अभी इसने एक नफरती लेक्चर दिया है। मैं अपडेट्स दूंगा अभी, क्या अपडेट्स हैं परेशान मत होइए, सारी अपडेट्स लेके मैं आया हूं। और शहबाज शरीफ ने भी क्या बोला वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। आर्मी वहां की हर साल अमीर होती जा रही है। आर्मी जहां पे जमीन देखती है वहां पे कब्जा लेती है। हर साल आर्मी की जो वेल्थ है वो 10% से बढ़ती जा रही है। और मतलब आप ये मान के चलिए कि सिंध में जब भयंकर, अभी मैंने सुबह भी बात की थी, सिंध में भयंकर प्रोटेस्ट हुए। जो पंजाब है पाकिस्तान का, वहां से सबसे ज्यादा आर्मी की भर्ती होती है एक तरीके से। तो आर्मी के पास बहुत पैसा है, इनको किसी की नहीं पड़ी हुई है। इतना पैसा आया, इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। ये बिकाऊ हैं। आसिम मुनीर के बंगले हैं बहुत बड़े, जितने भी आर्मी चीफ हैं उन सबके बंगले होते हैं। कमर जावेद बाजवा ने अपने भाई के साथ मिलकर 135 होटल बाहर खोल डाले। आप समझ रहे हो। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो आधे से ज्यादा जनता जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। हम इस पे आएंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा लेक्चर सुनिएगा। तो सबसे पहले तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लें। और शहबाज शरीफ ने क्या कहा इसके बाद हम अपडेट्स पे आते हैं। शहबाज शरीफ ने बोला है, ये यहाँ की मिलिट्री एकेडमी में खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे हैं कि भाई ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। भारत हम पे ब्लेम गेम लगा रहा है और उन्होंने बोला है कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करोगे। समझ रहे हो भारत को मिला ही क्या है। मैं थोड़ा सा टाइमलाइन बताता हूं आपको। और ये आसिम मुनीर है ना, ये जो है ये फिर से टू नेशन थ्योरी और हिंदू मुस्लिम का रेटोरिक कर रहा है वहां पे। तो बातचीत नहीं होगी, कुछ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। 1947 1947 ठीक है, पाकिस्तान बनता है। उसके बाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को सबको लगा कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री रहेगा और पड़ोसी है। दिल बड़ा किया, करोड़ों रुपए दिए, इंडस वाटर ट्रीटी दी उनको। उनको हेल्प भी बहुत सारे मायनों में की, पता है, बहुत सारी, चाहे वो अनाज की बात हो, चाहे वो रिकॉग्निशन की बात हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, कश्मीर पे पहले तो इन्होंने युद्ध छेड़ दिया, ठीक है ना। सबसे पहले कश्मीर पे युद्ध छेड़ दिया, वो भी हमने माफ कर दिया। उसके बाद 1965 पे युद्ध छेड़ दिया। इसी दौरान अब 1965 का जो युद्ध था, इनको लगा कि 1962 के बाद जो चाइना से अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। बहुत अच्छी किताब है द वॉर दैट वाज़न्ट, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि हम चाइना को आसानी से हरा सकते थे। क्यों हारे, हमारी गलतियां थी, खैर उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। लेकिन 1965 के बाद जो है कश्मीर में मिलिटेंसी का ये बहुत लंबा दौर शुरू होता है, ठीक है ना। 1971 में हमने बांग्लादेश को अलग किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये रिवेंज लेना था कि 93,000 इनके ब्रिगेडियर जनरल सब हमारे पास थे, सारे सैनिक हमारे पास थे, ऐसी की तैसी कर दी थी। शिमला एग्रीमेंट जो बोल रहे हैं ना, शिमला एग्रीमेंट को एरिया इनको पूरा लाहौर वापस किया था हमने। आपको पता है, इनको सारे इनके जनरल ब्रिगेडियर वापस किए थे। भीख मांगते हुए आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो, मिमियाते हुए आए थे इंदिरा गांधी के पास, ठीक है। और फिर जिया उल हक के आने के बाद पूरे पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, आतंक की फैक्ट्री। इसी दौरान बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी बनते हैं और आतंक की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो जाती है। जियोपॉलिटिक्स भी बहुत कुछ हो रहा था, उसके भी तार सीधा सीधा पाकिस्तान से जुड़ते हैं। उधर जो यासिर अराफात, जो फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, ठीक है ना, वहां पे मतलब एक तरीके से जियोपॉलिटिकल भी देखो ना, तो पैसा जो है सीधा सीधा अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा था। उधर वहां मिडिल ईस्ट में हालत खराब है, इधर कह रहा है कि कुछ भी करके तालिबान बनाओ। खैर उस समय तो तालिबान नहीं था, तालिब से आया है स्टूडेंट, मतलब मुजाहिदीन खड़े कर दिए यहां पे, ठीक है ना। तो एक तरीके से 1980s पूरा 80 से 90 तक कश्मीर में भयानक इंसर्जेंसी रही है। और हम नहीं भूल सकते 1989 जब हमारी सरकार खाली हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी और कश्मीरी पंडितों को मारा गया। उनका बहुत लंबा पलायन होता है, 3 दिन कश्मीर से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। समझ रहे हैं, ये हुआ है। फिर 1991 में आर्मी गई है, आर्मी ने चीजों को स्टेबल किया। वहां पे जाहिर सी बात उनसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई, बट उन्होंने सुधारा उसे। फिर हम आपको बताते हैं क्या हुआ। इसने कारगिल दे दिया, 1998 में कारगिल दे दिया। क्योंकि मैं शहबाज शरीफ की बात पे आता हूं जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं।
परवेज मुशर्रफ ने पल्ला झाड़ लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर भी बड़ा दिल रखते हुए, पहले तो 1998 में पूरी बस सर्विस लेके गए थे वो, उनको लगा सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद भी, कारगिल के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया था परवेज मुशर्रफ को कि आगरा में, क्या आगरा में मिलवा के। और यहां 2004 से लेकर 2008 तक हमने पाकिस्तान को खूब बुलाया, भर भर के उनके आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनके सब कुछ आ रहे हैं। इस दौरान दोस्तों मुंबई अटैक होता है, 26/11 तो हुआ ही, बॉम्ब मुंबई में, लोकल ट्रेन में बॉम्ब फटे थे 2006 में, आपको याद होगा। जगह जगह भारत में अटैक हो रहे थे, क्योंकि सबको बुलाया था तो सब भर भर के आ रहे थे, आतंकवादी भी आ रहे थे, उसमें स्लीपर सेल्स एक्टिव थे खूब सारे। 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, 2001 में जम्मू कश्मीर की असेंबली में अटैक हुआ, टोटल 17 से 20 आतंकी हमले हुए हैं उस दौरान, आपको पता है। और 26/11 के बाद भी इसने बोला था कि आ जाओ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान सरकार कहती है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर, कुछ नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन से। ये डर गया है, एक नंबर का ये डर गया है, इसकी पैंट गीली हो गई है, आपको बता दूं, शहबाज शरीफ। तो ये डर के मारे ये बोल रहा है कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये कुछ नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं, नथिंग। समझ रहे, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हम ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार है। भारत जो है हम पे ब्लेम गेम लगा रहा है, तुम्हारे ऐसे तो है तो तुम्हारे। और ये बिलावल भुट्टो, ये जरदारी परिवार 15 साल से पाकिस्तानियों का खून चूस रहा है। ये जरदारी परिवार ऐसा सत्ता पे काबिज होकर बैठा हुआ है। सिंध में प्रोटेस्ट, इसकी बैंड बज गई, तब जाके ये बोल रहा है वहां पे सिंध में पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि इसका बेस है वहां पे, है ना। तो ये जो बोल रहा है कि इधर नदी नहीं आएगी वरना खून बहेगा, नदी नहीं दोगे तो हम खून बहा देंगे, भारतीयों का खून तो बेटा तुम्हारा बहेगा। अब मैं आपको अपडेट्स बताता हूं कि आखिरकार अपडेट्स क्या है। तो ये शहबाज शरीफ ने बोला है, लेकिन भारत को कोई भी ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि पहली बात, इंडियन आर्मी ने मीडिया से ये बोला है कि आप जो है थोड़ा सा रिस्ट्रेन बरतें, मीडिया जो है जो दिखा रहा है, क्योंकि आर्मी के मूवमेंट को ना बताए। एक जगह एक न्यूज आउटलेट ने रिपोर्ट किया है कि शायद 48 आवर्स में कोई बड़ा ऑपरेशन भारत कर सकती है, ठीक है। भयंकर तरीके से सारे आतंकवादियों को उनके घर पे छापा मारा जा रहा है। जितने भी अभी तक 175 आतंकवादी जो है कश्मीर से डिटेन किए गए, ये कुछ इसमें लोकल भी है जो सपोर्ट करते थे, पकड़ो इन सबको, पकड़ो इन सबको, सबके घर जलाओ, है ना। तो ये लोकल भी है जिनको डिटेन किया गया है। तो भयानक तरीके से इस समय रेड चल रही है। उसके बाद बहुत सारे और बांग्लादेशी भी जो है उनको भी डिटेन किया गया है यहाँ पे। सीएम फडणवीस ने ये बोला है कि भैया अगर यहाँ पे समझ लो फर्जी में रुकोगे, ठीक है, तो हम तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शंस जो है वो ले लेंगे। और यहां पे बाकी तो पॉलिटिकल बयान है, और एजेंसीज ने बोला है कि यहां पे अभी 14 एक्टिव टेररिस्ट जो है वो हमारी चपेट में आ गए हैं। ये 14 आतंकवादी जो है हमारी चपेट में है। और इधर पे केंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। फिर उसके बाद 3 पॉइंट फॉर्मूला जो है वो केंद्र ने बनाया है कि सिंधु के पानी को कैसे स्टॉप करना है। उसके बाद टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। टीआरएफ कह रहा है ये सब डर गए हैं, इनकी पैंट गीली हो, मैं बता तो रहा हूँ, इन लोगों की बैंड बज गई है ना, ये औकात में आ गए अपनी। तो ये जो है टीआरएफ ये कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया, हमने नहीं हमला किया, पहले इसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अब कहने लगा कि भैया हमने हमला नहीं किया है, डर के मारे मारे जाएंगे, इसको देखो उड़ा उड़ा के, इनकी पतंग ना बनाई ना, कहां से निकाल के तार आप समझ गए होंगे, तो मान के चलिएगा। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो उल जलूल बयान दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसे बचना चाहिए। एक झारखंड के मंत्री से थे, मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग मंत्री कैसे बन जाते हैं, किस तरीके से एमपी एमएलए बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए। अजीबोगरीब बात है यार, मुझे लगता है इन मंत्रियों को भी ज़रा सस्पेंड करना चाहिए और हटाना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद टेररिस्ट हाइडआउट्स को लोकेट करके मारा गया, ये पूरे ट्रक भर के हथियार मिले हैं, बहुत बड़ी दोस्तों प्लानिंग में थे। पहलगांव में टेररिज्म एकदम ठप हो चुका है, सड़कें सूनी है, टेररिज्म एकदम आ नहीं रहा है, समझ रहे हो। पाकिस्तानी एम्बेसी के खिलाफ उनके बाहर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तो भैया जहां पे प्रोटेस्ट हो तो उन्होंने ऐसे ना रखी है, तुम्हारा गला काट देंगे, ठीक है ना, डर के मारे। अबे आओ ना, आओ जहां पे प्रोटेस्ट है वहां पे आओ, तुम्हारा सब 100-100 ग्राम बांट के ले जाएंगे, समझ लो। तो ये सारी चीजें जो है वो बोली है। अभी फिलहाल मेन अपडेट्स जो है ये यही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार पाकिस्तान के हालात क्या है। पीएम मोदी को पब्लिकली आना चाहिए और ये बोलना चाहिए पाकिस्तान से, उनके लोगों से, उनको सीधा संबोधित करके बोले कि तुम्हारे हालात इतने खराब है, आर्मी इतनी अमीर हो गई है, 50% आधे से ज्यादा पाकिस्तानी गरीबी नहीं, गरीबी रेखा से नीचे है। आप समझ रहे हो। अजमल कसाब की कहानी बताता हूं, 2005 2005
में छोटी बहुत जो है वो चोरी करने लगा था ये। इसके पिताजी जो है वो दही बड़े बेचते थे। ये बताता है कि दही बड़े से हमारा पेट नहीं भरता था, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल खाने के लिए नहीं था। ठीक है, एक बार मेरे पिताजी के साथ झगड़ा भी हो गया था 2005 में कि ईद पे झगड़ा हो गया था कि तुमने मुझे कपड़े नहीं दिलाए, तो कुछ नहीं था मेरे पास। उसके बाद मैंने पैम्फलेट बांट रही थी, देखिए लश्कर तैयबा जो घूम घूम के पैम्फलेट बांट रही थी कि हम फाइटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। वो पैम्फलेट पढ़ा, मैं गया उनके पास, उन्होंने सबसे बोला कि तुम मर जाओगे तो 1.5 लाख रुपए देंगे, और हम मर नहीं आए हैं। उन्होंने बोला 1.5 लाख रुपए देंगे, मर जाओगे तुम्हारे परिवार को इतने पैसे मिल जाएंगे, बच गए तो भी मिल जाएंगे, अभी फिलहाल हम कुछ एडवांस दे रहे हैं। अजमल कसाब चला गया, इनकी मां नहीं मानी थी, लेकिन जो है अब्बू मान गए, बोले कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, भेज दो लड़के को। तो ट्रेनिंग हुई वहां पे। अब जो आर्मी है, आर्मी के ऑफिसर्स बता रहे हैं कि वहां पे ट्रेनिंग देती है, अजमल कसाब ने खुद बोला है। पुलिस ने जब इसको इंटरोगेट किया था ना, पुलिस शॉक हो गई थी जो इसने कन्फेशंस दिए थे। अजमल कसाब ने खुद बोला था कि आर्मी जो है उसने प्रॉपर ट्रेन किया। 26/11 होता है, इसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा था, इसने 80 लोगों को मारा था, 70 से 80 लोगों को, सबसे ज्यादा जो स्टेशन था ना इसी ने मारा था, जो कि आम थे, जो कि निहत्ते थे। और इसने बताया कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप पैसा दो, आप हमको खाना दो, ये काम हम आपके लिए कर देंगे। अजमल कसाब की जब ये बात सुनी ना, पुलिस की पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला कि आप हमको पैसा दीजिए, आप हमको यही काम पाकिस्तान में जाके कर देंगे, आप हमारा सुनिश्चित करिए। ये हुआ है। तो भयंकर गरीबी है वहां पे लोगों की कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैसे भी मरेंगे ये लोग, तो लोगों को आना चाहिए सड़क पे। वहां पे जितने भी लोग हैं भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट करें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और खत्म करें इन सबको, बात ही खत्म करो। ये हालात है इस समय पाकिस्तान के। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।